युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। चंद्रगुप्त की जीत हो या धनानंद की हार हो, जो लड़ सका है वो ही तो इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कलिंग का युद्ध लेकर। कलिंग का युद्ध बड़ा भयानक युद्ध था। इसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, बहुत लोग मारे गए। ये समझ जाइए, विश्व युद्ध छोड़ दिया जाए, जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनको छोड़ने के बाद अब तक का सबसे इतिहास में भयावह युद्ध था। खून की नदियां बह गई। यही देखकर तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ये कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। पहले बीसी चलता था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात है। ये 261 साल पहले की बात है। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया अशोका वर्सेस कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन, ये दोनों के बीच लड़ा गया। बड़ा विध्वंसक युद्ध था। लेकिन इस युद्ध के बारे में बताने से पहले मैं इतिहास का पन्ना थोड़ा पीछे पलटूंगा और आपको एक शुरू से जो है जानकारी से मैं अवगत कराऊंगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त। उस समय मगध में किसका वंश, किसका राज चल रहा था? उस समय मगध में राज चल रहा था नंद वंश का। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन? धनानंद। धनानंद कौन? धनानंद बहुत ही क्रूर, विलासी और बहुत ही अहंकारी राजा था। और धनानंद के राज में, दरबार में उस समय मंत्री थे कौन? चाणक्य। चाणक्य जो है, इनका 3 नाम है। एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और तीसरा नाम इनका है कौटिल्य। विष्णुगुप्त के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और चाणक्य को धनानंद ने बहुत ही अपमानित किया, यहां तक कि उनको धक्के मरवा के बाहर निकाल दिया। धनानंद को धक्का मरवा के बाहर निकलवाना, ये चाणक्य को इतना धक्का लगा, उनको इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया कि एक ना एक दिन धनानंद के अहंकार को मैं खत्म करके रहूंगा और नंद वंश को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं लौट कर जब वापस आऊंगा तो धनानंद तुम्हारी बर्बादी तय है, और तब तक मैं अपने केश को यानी बाल को खुला रखूंगा, चोटी तक नहीं करूंगा। जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं एक नन्हा सा बालक रहता है जो बड़ा पराक्रमी इनको लगता है और बड़ा ही ब्रेव, बहादुर, बहुत ही निडर रहता है। और उसको सोच समझने की शक्ति उसकी बड़ी अच्छी होती है। सीखने में वो ललायत होता है, सीखने में बहुत ही माहिर होता है। उसी समय विष्णुगुप्त यानी चाणक्य समझ लेते हैं, परख लेते हैं और उसी समय निश्चय कर लेते हैं कि इसी लड़के को मैं तैयार करूंगा। चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त वो है जो मौर्य वंश की स्थापना किया था। इनका जन्म होता है 345 ईसा पूर्व। कब? 345 ईसा पूर्व। बीसी, बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व। 345 में इसका जन्म होता है और ये धीरे धीरे बड़ा होता है। युद्ध कौशल की सारी बारीकियां चाणक्य से सीखता है और चाणक्य इनके आचार्य थे, गुरु थे। और धीरे धीरे सीखते सीखते ये थोड़ा क्या होता है? ये थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद अब उसी समय भारत पर आक्रमण हो गया था सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर जो है पूरी धीरे धीरे करके दुनिया फतह करने के लिए निकला हुआ था। और सिकंदर जो है वो तक्षशिला का राजा उस समय था पोरस। पोरस को हराता है और पोरस को हरा के बंदी बना लेता है। और पोरस से बोलता है, क्या बोलता है? पोरस से बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। पोरस कहते हैं कि जो एक राजा को दूसरे राजा के प्रति करना चाहिए। तुम लड़ाई लड़ते हो छीनने के लिए और मैं लड़ाई लड़ता हूं लोगों को देने के लिए। यही बात सिकंदर को इतनी पसंद आती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को, कि वो अपना पूरा राजकाज सब कुछ उसको क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। और वापस करके देखिए, इन दोनों का जो युद्ध हुआ था, ये तक्षशिला का राजा कौन था? पोरस था। और पोरस और इनके बीच जो युद्ध होता है वो होता है झेलम नदी के तट पर।
और झेलम नदी के तट पर बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। उस समय जो है चंद्रगुप्त बड़ा हो गया था और जो कि 345 ईसा पूर्व में पैदा हुआ। पहले उल्टी गिनती चलती थी, 345 के बाद 346 नहीं आता था, 344 आता था, फिर 343 उल्टा था ना। वो तो ईसा मसीह जब पैदा हुए उसके बाद सीधी गिनती शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। तो तब तक जो है अब 326 ईसा पूर्व, कब 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। यानी 26 4 30, 14 और 5 19 साल का हो चुका था ये। तो आचार्य क्या करते हैं, चाणक्य क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में शामिल करवा देते हैं और उसको युद्ध कौशल की सारी बारीकियां धीरे धीरे सिखाते रहते हैं और सिकंदर की सारे राज को अब उनके तक पहुंचने लगता है आचार्य के पास। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की फौज में शामिल हो गया था। जो भी गुप्तचर से गुप्तचर जानकारियां होती थी वो आचार्य के पास पहुंचती थी और उसी हिसाब से विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य नीति बनाते थे। अब अलेक्जेंडर को यहां से बाहर निकालना है इनको। क्यों? क्योंकि जब अलेक्जेंडर निकलेगा तभी चंद्रगुप्त को मौर्य को ये बनाएंगे राजा। इनका तो प्रण था कि हम चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना के रहेंगे एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तरह तरह का जो है इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। आचार्य किए कितने, ये बड़े कूटनीतिज्ञ थे, अब बड़े दिमाग के तेज थे और ये चाल पे चाल चलना बड़ी अच्छे तरीके से ये जानते थे। एक तरीके से समझ लीजिए कि राजनीति के सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे। आज भी लोग कहते हैं ना कि अगर कोई राजनीति में बढ़िया प्रदर्शन करता है, कोई नेता जो है रणनीति बनाता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो चाणक्य है। रणनीतिकार बड़े जबरदस्त थे। तो अब जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर की सारी गुप्तचर से गुप्त जानकारियां इनको मिल रही थी और ये धीरे धीरे ऐसा एक प्रकोप करवाते हैं, मतलब डराने के लिए, भगाने के लिए कि सिकंदर भाग जाए। कभी सिकंदर का झंडा जलवा दिए तो कभी जो है आग लगवा दिए। तो सिकंदर बोला कि ये क्या बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन्होंने कहा देवी देवताओं का प्रकोप है, इसके आगे आप मत आइएगा, इसके आगे आओगे तो आपकी सेना जलकर भस्म हो जाएगी। और छुआछूत की बीमारी का भी हो हल्ला कर दिया। उससे भी अलेक्जेंडर डर गया और अलेक्जेंडर भारत छोड़कर भागा। भारत छोड़ के भागने के बाद नंद वंश को ये जो है खुला चैलेंज करते हैं। कौन? किसको? नंद वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था? धनानंद। धनानंद को ये खुला चैलेंज करते हैं और धनानंद को 321, कब? सन 321 ईसा पूर्व में क्या करते हैं? धनानंद को हरा के ये मगध के राजा हो जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी धनानंद को हरा के। लेकिन उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की पुत्री धूर्धरा से प्यार हो जाता है और चाणक्य तो अपना बदला लेने पर आतुर थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब अंदर की बात, दिल की बात समझ गए। उन्होंने कहा कि धूर्धरा से तुम दूर रहो क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी है। लेकिन चंद्रगुप्त, अब प्यार तो अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। वो प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गए कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने बाकायदा आचार्य से कहा। आचार्य कौन? चाणक्य। चाणक्य से बोले कि हे आचार्य, कभी कभी सोचता हूं कि भारतवर्ष का राजा बनने के लिए इतना बड़ा त्याग क्यों? तो आचार्य जवाब देते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो हर कोई आज भारत का राजा होता। बोलते हैं कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन प्यार तो हो गया था। जब धनानंद की जब मौत हो जाती है तो ये अंत में धूर्धरा से विवाह कर लेते हैं। और उधर अलेक्जेंडर की फौज में जो कमांडर था, नौसेना का जो संचालन कर रहा था, सेलुकस की एक पुत्री थी, उसका नाम था हेलेना। हेलेना से भी इन्होंने विवाह किया, यानी दो विवाह किया, एक धूर्धरा से और एक हेलेना से। लेकिन चाणक्य तो रणनीतिकार, चाणक्य, विष्णुगुप्त तो विष्णुगुप्त। उन्होंने बाकायदा हेलेना से कहा, क्या कहा कि अगर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो तुम्हारा पुत्र जो है गद्दी पर नहीं बैठेगा, धूर्धरा का पुत्र बैठेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि ये नहीं चाहते थे कि भारत की बागडोर विदेशी ताकतों के हाथ में जाए। क्यों? क्योंकि हेलेना विदेशी थी, सेल्यूकस की पुत्री थी और धूर्धरा यहीं की थी। इसीलिए धूर्धरा का पुत्र ही बैठेगा सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तुम्हारा पुत्र यानी कि हेलेना का पुत्र नहीं बैठेगा। विवाह संपन्न होता है, सब कुछ हो जाता है, 2 पत्नी इनकी हो जाती है। उसके बाद अब सुनिए, उसके बाद जो है जन्म होता है किसका? जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का, और उनका नाम रहता है बिंदुसार। यही अशोक के पिता थे। बिंदुसार का जन्म जो होता है, इसमें बड़ी अजीब घटना घटती है। देखिए, चाणक्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, हल्का, मतलब बहुत ज्यादा असर ना हो। ऐसा क्यों? यह भी एक प्रश्न उठता है। ऐसा इसलिए करते थे कि ताकि अगर कोई दुश्मन उनके पानी में या उनके खाने में जहर मिला दे तो उस जहर का असर उनके शरीर में ना हो पाए, क्योंकि उसको उन्होंने आदी बना दिया था जहर का। दुश्मन से बचाने के लिए ऐसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए किया था। तो वही धूर्धरा ने एक बार गलती से वही भोजन, विषाक्त भोजन यानी विष पड़ा हुआ भोजन चख लिया और वही पेट में चला गया, और उस समय पेट में कौन था? बिंदुसार। अब मां मरेगी तो पुत्र भी मरेगा, बचाना तो है ही। अब उसमें से किसी एक को बचाया जा सकता है। तो ऐसा तय हुआ कि धूर्धरा तो मौत के गाल में समाई रही हैं, इससे अच्छा है कि पुत्र को बचा लिया जाए। तो चाणक्य ने बाकायदा वैद्य लोगों की मदद से पेट कटवा के बिंदुसार को निकाला है जीवित बाहर, तब जाके बिंदुसार का जन्म हुआ है। अब सोच लीजिए, बिंदुसार का जन्म जो होता है, इनका शासनकाल चलता है 298 ईसा पूर्व। कब? 298 ईसा पूर्व से लेके लगभग ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि 298 ईसा पूर्व से लेके 268 ईसा पूर्व तक चला था, बीसी तक। ये इतिहासकार ऐसा मानते हैं। उसके बाद तो फिर अशोका आ गए थे। तो बिंदुसार के राज में एक बहुत ही कपटी मंत्री था और उसका नाम था सुबंधु। सुबंधु जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढता था कि कैसे चाणक्य को बिंदुसार से अलग किया जाए, क्योंकि चाणक्य जो है इनके पिता समान थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समझ जाइए आचार्य थे, तो बिंदुसार के पिता समान हुए। अब बिंदुसार उन्हीं की सलाह मशवरा से काम करते थे और ये बाकी लोगों को नागवार गुजरता था। सुबंधु जो है कभी ना कहीं हर वक्त जो है षड्यंत्र रचने की कोशिश करता था कि चाणक्य कैसे जो है इनसे अलग हो जाए, और एक बार उसको मौका मिल जाता है। वो कहते हैं ना, मौका ढूंढते ढूंढते एक बार मौका मिल ही जाता है। मौका मिल गया और उसने बिंदुसार के कान में कहा कि आपकी माता की मौत के जिम्मेदार चाणक्य हैं। अब ये सुनते ही उनकी आंख लाल हो गई, गुस्से से एकदम तिलमिला गए और उन्होंने चाणक्य को बहुत ही बुरा भला कहा, उनको अपमानित किया और उनको दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब बाद में बिंदुसार को पता चला कि ये हमको बचाने के लिए ऐसा किया गया था, तो वो गए, क्षमा याचना की। लेकिन चाणक्य ने कहा कि जब एक बार रिश्ते में खटास आ जाए, एक बार रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, तो दोबारा वो रिश्ता फिर ठीक तरीके से नहीं हो सकता। एक बार रस्सी टूट जाए तो रस्सी में गांठ पड़ जाती है, फिर वो समूची रस्सी पहले जैसी नहीं रह जाती। और ये सुनकर बिंदुसार ने बहुत मनाया, लेकिन वो माने नहीं, वापस आ गए और चाणक्य ने अन्न जल सब जो है त्याग दिया, और ऐसा माना जाता है कि उसी में उनका स्वास्थ्य गिर गया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद जन्म होता है अशोका ग्रेट। 3 ही बादशाह को हिंदुस्तान में ग्रेट कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। अशोका का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व। कब? 304 ईसा पूर्व बीसी में होता है। इनका बचपन का नाम था प्रियदर्शी, और ये जो है बड़े यशस्वी, अब बहुत ही तेज प्रताप के ये व्यक्ति थे। धीरे धीरे बड़े हुए और उसके बाद इनका शासनकाल आया, और इनकी एक मंशा थी कि कलिंग पर चढ़ाई करके उसको विजय प्राप्त करना।
268 बीसी से लेके लगभग ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि 232 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चला। किसका? अशोका का। और अशोका को कलिंग जीतने का सबसे बड़ा मकसद यह था कि देखिए, मगध क्या है? मगध जो आज पटना और गया का जो हिस्सा है ना, वही मिला के मगध है। लेकिन कलिंग जो है, जो उड़ीसा का इलाका देख रहे हो, भारत के निचले साउथ में जो उड़ीसा का इलाका है, उसी को कहा जाता था कलिंग। और कलिंग पर चढ़ाई करना और जीतने का उनका मकसद था। और मकसद क्या था कि एक तो उनके दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है कलिंग को जीतना चाहते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए और उनकी हसरत जो है दिल में धरी का धरी रह गई। दूसरा यह था कि अगर वो कलिंग को जीत लेते हैं तो साउथ का यानी कि दक्षिण का द्वार खुल जाएगा और उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उड़ीसा के नीचे ये सब आंध्र प्रदेश वगैरह, केरला, तमिलनाडु, ये सब नीचे आते हैं और नीचे उनकी हुकूमत थी नहीं, तो ये जो है साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिल जाता और यही एक द्वार था आने का। इसीलिए जो है वो कलिंग को जीतना चाहते थे। और तीसरा ये कि समुद्री मार्ग से वो अपना व्यापार बढ़ा सके और आस पड़ोस के देश से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को संपन्न बना सके। अशोका की यही मंशा जो है उन कलिंग युद्ध का कारण बनी। और कलिंग युद्ध जो है प्रारंभ होता है 261 ईसा पूर्व में अशोका और अनंत पद्मनाभन के बीच। बहुत ही भयावह युद्ध होता है और इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं। किसी का सर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। इतना दर्दनाक ये युद्ध था कि इतिहास के काले पन्ने में इसका नाम दर्ज है और कयामत तक इसका दर्ज रहेगा। अनंत पद्मनाभन ये हार जाते हैं और कलिंग का युद्ध देखकर, लोगों की चीख पुकार सुनकर और लोगों का कटा हुआ शरीर देखकर अशोक के हृदय में परिवर्तन हो जाता है और भविष्य में कभी युद्ध ना लड़ने की वो कसम खा लेता है। और उसी दिन से वो अपना तलवार जो है रख देता है और अपने पुत्र और अपनी पुत्री को भेज देता है दूसरी जगह बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। उस समय और कोई धर्म तो था नहीं, गौतम बुद्ध के बाद ही तो ये पैदा हुए थे। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, समझ रहे हो? इस्लाम धर्म और ये ईसाई धर्म तो बाद में आया है। तो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए वो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं और श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो है पूरे जोर शोर से फैल जाता है। और आज भी श्रीलंका में सबसे ज्यादा किसी धर्म के अनुयायी हैं तो वो है बौद्ध धर्म के, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है अशोका को। और जीवन पर्यंत उसने ना लड़ने का निश्चय लिया, यानी अहिंसा का पुजारी हो गया और हिंसनात्मक जो प्रवृत्ति थी उसकी, हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है उसको त्याग दिया। तो इस तरीके से कलिंग का एक भयावह युद्ध समाप्त होता है और अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक लगातार 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल को संभालता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।